नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 75 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 75 का जो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की, तो वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस। तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में महासचिव है यूएनओ के। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो अगर बात की जाए महासचिव के कार्यकाल की, तो यूएनओ का जो चीफ सेक्रेटरी होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है। तो पहले महासचिव टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। त्रिगवेली जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वो महासचिव जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तो इनका नाम है डेग हेमरसोल्ड। तो दो नाम आपको याद रखने हैं, डेग हेमरसोल्ड और दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है त्रिगवेली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, लेकिन उससे पहले अगर आप भी एसपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। अगर आप पेड हैंड रिटन नोट्स हमसे लेना चाहते हैं, जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को इससे पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। ये पेड हैंड रिटन नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग होते हैं और 6 अंगों में से आज बात करेंगे सुरक्षा परिषद की। बहुत क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सुरक्षा परिषद बोले तो सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने देश होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश होते हैं। 10 देश अस्थायी नॉन परमानेंट होते हैं और 5 देश परमानेंट होते हैं। मतलब कि 10 देश अस्थायी होते हैं और 5 देश स्थायी होते हैं। इस बात को आपने याद रखना। बहुत बार यूएनओ के स्थायी देशों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, स्थायी देश कौन कौन से हैं? तो स्थायी देशों के लिए आपको ट्रिक याद रखना है, ABCFR से कुछ नहीं है। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और आर से रशिया। क्या बोलेंगे? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। ये सारे के सारे देश जो है वो क्या है, ये सभी के सभी देश अगर बात की जाए तो ये यूएनओ के सुरक्षा परिषद के स्थायी देश है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। तो ट्रिक का नाम है ABC फिर से। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि भारत की वह महिला जो कि महासभा की अध्यक्ष बनी थी, तो वो उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन से नंबर की थी? तो ये 8वीं थी। 8वीं महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। इनके बारे में आप जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 10 देश नॉन परमानेंट है और भारत भी कैसा देश था? नॉन परमानेंट। भारत कितने बार अस्थायी देश बना है? तो भारत कुल 8 बार यूएनओ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी देश बन चुका है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। अगर बात की जाए स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इनका मूल नाम जो है वो मूल शंकर था। बहुत आसान है, मूल नाम से आप मूल शंकर बोल लेंगे। अच्छा, मूल शंकर तिवारी भी कभी हो सकता है, तो मूल शंकर तिवारी आपको पूरा याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनके द्वारा 1875 में मुंबई में जो है वो क्या की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई। तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो इनके द्वारा 1875 में जो है वो आर्य समाज की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कहाँ की, तो बोलेंगे मुंबई में की। क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था इनके गुरु का नाम क्या है। तो इनके जो गुरु का नाम है वो है आपका स्वामी बिरजानंद। तो बिरजानंद जो है वो क्या थे? स्वामी दयानंद के गुरु थे और इन्होंने एक नारा दिया था। इनके नारे का नाम था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज। तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो नारा जो दिया, ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अच्छा, बहुत सारे उपनाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत आता है। तो कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बोलेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भारत में कहा जाता है। अच्छा, शहीद आजम किसको कहा जाता है? तो शहीद आजम की बात करें तो शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। एक नाम बहुत परीक्षाओं में टेट में आता है, लेडी विद द लैम्प। क्या बोलेंगे? लेडी विद द
लैम्प, तो लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटेंगल। क्या बोलेंगे? फ्लोरेंस नाइटेंगल, नाइटेंगल। तो फ्लोरेंस नाइटेंगल को किस नाम से? तो इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। अच्छा, लोकमान्य के नाम से मैं आपको बता चुका हूँ पिछले कुछ वीडियो में। तो लोकमान्य जो कहा जाता है वो बाल गंगाधर तिलक साहब को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला लोकनायक। अच्छा, लोकनायक किसको कहा जाता है? तो अगर लोकनायक की बात करें तो लोकनायक जो कहा जाता है वो जयप्रकाश नारायण। और जहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है, मैं बार बार इन चीज़ों को आप लिख ले। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर आपको लोकनायक पता है तो आप जननायक बताइए। तो जननायक जिनको 2024 में भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। अच्छा, आप गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुरुदेव आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर, किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। और अगर बात करें गुरुजी, किसकी बात करें? गुरुजी की, तो गुरुजी के नाम से एस एस गोलवलकर। क्या बोलेंगे? एस एस गोलवलकर को गुरुजी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार भारत कोकिला और स्वर कोकिला, आपको दोनों पता होना चाहिए कि भारत कोकिला कौन है। तो भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपने सरोजनी, लता मंगेशकर नहीं लगाना है। भारत की कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू है। लता मंगेशकर क्या है? ये खाली स्वर कोकिला है, ये अच्छा गाती थी, इसीलिए इनको क्या बोला है? स्वर कोकिला बोला है। भारत की कोकिला कौन है? तो भारत की कोकिला है आपकी लता मंगेशकर, क्या है? स्वर कोकिला है। और अगर बात की जाए भारत कोकिला की तो सरोजनी नायडू है। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है और लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो सारे के सारे नाम आपको याद रखना है। जैसे कि आपका हॉकी का जादूगर कौन है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उड़न परी के नाम से भारत में पीटी ऊषा। हरियाणा हरिकेन, बहुत बार ये नाम आया है कि किस खेल जगत के खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव। और लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है सुनील गावस्कर। और मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, भाग 3 में क्या है? बहुत बार, एक बार नहीं, दसों बार हम चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसको भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहने के साथ साथ और क्या कहा जाता है? तो इसको भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा तो कहा जाता है, साथ में इसको और क्या कहा जाता है? तो भाग 3 की बात करें तो इसको भारतीय संविधान के इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो अगर जब भी हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये यूएसए देश के संविधान से लिए गए, ये यूएसए देश के संविधान से लिए हैं। और ये भाग 3 में इनकी बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 12 से 35, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकारों की बात होती है? तो 12 से 35 जो है वो किसकी बात होती है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात होती है। सबसे पहले आता है समानता का मौलिक अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का मौलिक अधिकार, समानता के मौलिक अधिकार की बात करें तो समानता का जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक आता है। उसके बाद है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार बोले तो आर्टिकल नंबर 19 से 22। उसके बाद है हमारा अगला मौलिक अधिकार, वो है आपका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार 19 से 22। उसी प्रकार शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। बोले भैया राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल नंबर 23 और 24, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। इसके बाद है अगला जो मौलिक अधिकार है वो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। बोले भैया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक? आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन आता है। तो भारतीय संविधान में 25 से 28 आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। उसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल नंबर 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एंड कल्चरल फंडामेंटल राइट। और इसके बाद है एक और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसके बारे में पिछले कल ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको सुननी है, ये डिटेल से सुनना है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा आर्टिकल है और कहाँ से कहाँ तक कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान की बात करता है। अच्छा, एक मौलिक अधिकार, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर बात करेंगे एक मौलिक अधिकार को अब हटा दिया गया है। जब भारत का संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब जो है वो एक मौलिक अधिकार हटा दिया
तो कौन सा हटाया, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब हटाकर क्या बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। और इसको किसके तहत हटा गया, तो 44वां 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी लीगल राइट बना दिया गया है। इस बात को आपने याद रखना, विधिक अधिकार बना दिया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। भाग 2 बात करता है भारतीय संविधान का नागरिकता के बारे में, आर्टिकल 5 से 11। उसके बाद है भाग 4, भाग 4 बात करता है डीपीएसपी बोले राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल नंबर 36 से 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस देश के संविधान से लिए है, आयरलैंड संविधान से लिए गए, आयरलैंड देश के संविधान से लिए है। उसके बाद है पार्ट 5 बात करता है संघ बोले तो यूनियन की बात करता है हमारा भाग 5। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी, जितनी भी चीज़ें आपको करवाई जा रही है सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों को जितने अच्छों से याद रखोगे उतनी अच्छे से चीज़ें आपके माइंड में बैठने वाली है, चीज़ें क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई। ये बेसिक जो टेट परीक्षाओं का एक ऐसा क्वेश्चन है जो रैंडम पूछा जाता है। एक तो औद्योगिक क्रांति, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन बोले तो भैया इंग्लैंड से हुई। इस बात को आपने याद रखना है कि जो आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो फर्स्ट बिगेन इन इंग्लैंड, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तो इंग्लैंड से हुई, आप बखूबी रूप से ये जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत है वो 1789 में होती है, इस बात को आपने याद रखना है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है रैंडम क्वेश्चन, कभी टेट परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक शुरू हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। सीधा क्वेश्चन आएगा तो ये लट्टू क्वेश्चन है, गलती नहीं करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, इसीलिए दुनिया के अंदर एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशन। क्या होता है, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बोले तो राष्ट्र संघ, क्या बोलेंगे, राष्ट्र संघ जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 को जब राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है दुनिया में ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए इसको बनाया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वुडरो विल्सन इस राष्ट्र संघ के अध्यक्ष थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके बाद दुनिया के अंदर राष्ट्र संघ कुछ खास नहीं कर पाता है। हाँ, इसके बाद दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध होता है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1939 से 1945 के बीच दुनिया के अंदर दूसरा विश्व युद्ध होता है। इसके बाद क्या होता है कि अमेरिका जापान पे परमाणु बम गिराता है। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को जापान के की जगह पर हिरोशिमा पर गिराया जाता है और इस परमाणु बम के नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय। ये भी पूछा जाता है कहाँ गिराया, 6 अगस्त 1945 को ही गिराया जाता है। और दूसरा जो परमाणु बम गिराया जाता है वो 9 अगस्त 1945 को गिराया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरा परमाणु बम कहाँ गिराया, तो दूसरा परमाणु बम गिराया नागासाकी। ये बम थोड़ा खतरनाक था, इसीलिए इस बम का नाम था फैट मैन। तो दोनों परमाणु बम आपको याद रखना है। और उसके बाद बनाया था आपका शांति के लिए संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिमला का गेटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया। तो ये खोला गया था 30 मई 1887। 30 मई 1887 को शिमला का गेटी थिएटर जो है वो आम लोगों के लिए खोला जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, तो शिमला की गेटी थिएटर में दिखाए जाने वाला पहला नाटक, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो शिमला की जो गेटी थिएटर में दिखाए जाने वाला पहला नाटक है वो था टाइम विल टेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गेटी थिएटर में दिखाई जाने वाला पहला नाटक कौन सा है। तो ये टाइम विल टेल था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइल्ड फ्लावर हॉल कहाँ पर है। तो अगर वाइल्ड फ्लावर हॉल की बात करें तो ये शिमला में है और इसको अंग्रेज सेनापति लॉर्ड किचनर के द्वारा निर्मित किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाखू मंदिर कहाँ पे। तो जाखू मंदिर भी आपके शिमला में है। और अगर बात की जाए यहाँ पर कितने फुट ऊँची हनुमान जी की मूर्ति है, तो एक बार ये क्वेश्चन आया था तो 108 फुट। तो
108 फुट ऊंची यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है जो कि नरेश कुमार द्वारा निर्मित है। किसकी द्वारा? नरेश कुमार द्वारा निर्मित यहाँ पर 108 फुट ऊंची। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉइस रीगल लॉज कहाँ पर है। तो अगर वॉइस रीगल लॉज की बात करें तो वॉइस रीगल लॉज जिसको अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो है वो हेनरी इरविन के द्वारा डिजाइन किया गया था और ये 1884 से 1888 तक इसका काम चला था। तो आपको याद रखना है वॉइस रीगल लॉज भी शिमला में है, जिसको आप वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के रूप में जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, और ये समर हिल शिमला में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से कर लिए हैं। ऑकलैंड टनल बोलो या ऑकलैंड हाउस स्कूल बोलो, ये भी कहाँ पर है? शिमला में है। क्योंकि इसको ऑकलैंड हाउस या ऑकलैंड स्कूल इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसको जनरल ऑकलैंड ने 1835 के आसपास बनाया था। तो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको परीक्षाओं के लिए याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है या इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाए आपको आंसर पता होना चाहिए। अच्छा, सांगला घाटी की बात करें, इसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए सांगला घाटी की, तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि सांगला घाटी को बसपा घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस घाटी में बसपा नदी भी बहती है। अगर बात करें चितकुल गांव की, तो चितकुल गांव जो है वो इस घाटी में ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांगला घाटी ये किन्नौर में है। अच्छा, बात की जाए ऑप्शन के घाटियों की, ऑप्शन में वलय घाटी है। अगर वलय वैली की बात करें तो वलय वैली मंडी में है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे फर्टाइल बोले तो सबसे उपजाऊ घाटी है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन दून वैली के बारे में पूछ सकता है। अच्छा, दून वैली कहाँ पर है? एक दून है, दूसरी क्यारदा दून है। आज दोनों की दोनों ऑप्शन में भी आ गई है। तो यहाँ से हड़बड़ाने वाले बच्चे अगर पूछ ली दोनों, तो और हमेशा पूछी जाती है। दून घाटी है सोलन में, दोनों याद रखना है। दून घाटी सोलन में है और अगर क्यारदा दून की बात करें तो ये है सिरमौर में। क्यारदा दून घाटी कहाँ पर है? सिरमौर में। और क्यारदा दून घाटी की बात करें तो इसको सिरमौर जो है वो, अगर क्यारदा दून घाटी की बात करें तो इस घाटी को पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और तो आपको ये सारी की सारी घाटियाँ याद रखनी है। अच्छा, अगर बात करें सोलन में एक तो है दून घाटी। दून घाटी के अलावा और कौन कौन सी घाटी है? तो दून घाटी के अलावा सोलन में है आपकी जो है वो सपरून घाटी, कुनिहार घाटी, सरसा घाटी, अश्वनी घाटी, गंबर घाटी। तो दून घाटी, सपरून घाटी, कुनियार घाटी, सरसा घाटी, अश्विनी घाटी और गंबर घाटी। एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था कि हिमाचल की ऐसी कौन सी घाटी है जिसको रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो पब्बर घाटी को रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है और ये शिमला में स्थित है। इसी घाटी में एक चंद्रताल झील है और चंद्रताल झील से जो है वो पब्बर नदी का भी उद्गम होता है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल की ऐसी कौन सी घाटी है जिसको रावी घाटी या शहद एवं दूध की घाटी भी कहा जाता है? तो वो है चंबा घाटी। तो चंबा घाटी को दूध एवं शहद की घाटी और रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, देवताओं की घाटी कौन सी? देव घाटी कौन सी? तो देव घाटी कुल्लू घाटी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन देखो, आपके पाँचों बात घी में है। अगर आप बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपके लिए 75 वीडियो ला दी है। अब इसके बाद कल से मैराथन आएगी और ये मैराथन जो है टोटल 10 मैराथन आपके लिए रहने वाली है। जितना ज़्यादा मैराथन को पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें और अच्छी क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर बात करें गौरी देवी के टिब्बे की, तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की चंबा में है गौरी देवी का टिब्बा। अच्छा, गौरी देवी के टिब्बे के अलावा नरसिंह टिब्बा, लास्ट टाइम कुछ दिनों पहले मैं आपको नरसिंह टिब्बा क्वेश्चन में आया था, वहाँ मैंने बोला गौरी देवी का टिब्बा चंबा में, और इस बार देखो क्वेश्चन पेपर मैंने कोई उठाया और यहाँ पे नाम आया गौरी देवी का टिब्बा। तो गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर है भाई? चंबा में। चंबा में ही आपकी तामसर चोटी कहाँ पे? तामसर चोटी भी चंबा में है। पीर पंजाल चोटी ये भी चंबा में है। आपकी बराकंडा चोटी ये भी चंबा में है और कैलाश चोटी ये भी चंबा में है। अच्छा, चंबा की चोटियाँ तो हमने देख ली, चाहे नरसिंह टिब्बा देखा, गौरी देवी का टिब्बा देखा, तामसर चोटी देखी, पीर पंजाल रेंजेस देखी, कैलाश चोटी देखी या बराकंडा चोटी देखी। ये सारी की सारी कहाँ पर है? चंबा जिले में है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे
और क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी। तो बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, बहादुरपुर है। हाइट बोले तो भैया 1980। कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा, कौन सी है, हनुमान टिब्बा। और सोलन की सबसे ऊंची चोटी माउंट करोल, क्योंकि सोलन का रोल औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अच्छा है, इसीलिए सोलन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट करोल। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला। शिल्ला की हाइट बोले तो 7026 या कहीं कहीं पे 7025 मीटर भी बताई गई। और ये जास्कर माउंटेन रेंजेस में है, इस बात को आपने याद रखना है। एक बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया था कि किन्नौर में कौन कौन सी चोटी है, तो किन्नौर की आज देख लेते हैं। रालदांग चोटी किन्नौर में है, या फिर आज 12 जिलों की 12 चोटियां देख लेते हैं। रालदांग पहले देखते हैं, रालदांग भी किन्नौर में, और गुशु और पिशु भी कहाँ पर है, किन्नौर में है। लेकिन इसके अलावा हम 12 जिलों की 12 चोटियां, सोलन की माउंट करोल, कांगड़ा की हनुमान टिब्बा, बिलासपुर की बहादुरपुर, चंबा की पीर पंजाल, सिरमौर की चूड़धार। सिरमौर की कौन सी है, चूड़धार है। और अगर शिमला की बात करें तो शिमला की है चांसल। शिमला की कौन सी है, चांसल है। हमीरपुर की है अवा देवी, कौन सी है, अवा देवी। ऊना की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारवेन, ऊना की सबसे ऊंची चोटी है भारवेन। कुल्लू की है डिब्बी बोकरी, कुल्लू की कौन सी है, डिब्बी बोकरी है। और अगर बात करें आपके मंडी की, तो मंडी की सबसे ऊंची चोटी है नागरू। और अगर बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है मनीरेंग। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। और अगर आप हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो इस बार आप YA+22 कमेंट मेरे को दे सकते हैं, मतलब ये आपको ऑफर में नोट्स मिल जाएंगे।